नमस्कार दोस्तों, परफेक्ट सक्सेस पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं बिजू मिश्रा आप लोग के सामने पार्ट 3 लेके प्रेजेंट हूँ चैप्टर 2 का। हम लोग 9th की केमिस्ट्री कर रहे हैं एनसीईआरटी से और रेफरेंस बुक से भी। जो भी एक्स्ट्रा है मैं आपको अच्छे से लेके चल रहा हूँ, एक भी पॉइंट हम लोग छोड़ के नहीं चल रहे हैं, ठीक है। और एक सुनहरी पंक्ति के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं। परिंदों से भी ऊंची हमारी उड़ान होगी। याद रखना दोस्तों, परिंदों से भी ऊंची हमारी उड़ान होगी, एक बार नहीं कई बार होगी। चल रहा होगा जमाने में जब हारने का दौर, देखना जीत हमारी उसी दौरान होगी। और इन्हीं सुनहरी पंक्ति के साथ हम लोग आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। कल मैंने जैसा कि नीचे कमेंट में लिखा था कि गलती से 2 और 3 पॉइंट जो है वो कट गया है, ठीक है। तो आज मैं यौगिक के गुण का गलती से 2 और 3 पॉइंट कट गया है, तो मैं आज वो पढ़ा दे रहा हूं, ठीक है। देखिए दूसरा पॉइंट क्या था यौगिक के गुण का, कि किसी यौगिक के गुण, कोई भी यौगिक जो होता है उसका गुण उसके अवयवी तत्वों के गुण से बिल्कुल भिन्न होता है। कहने का मतलब जैसे जल एक यौगिक है। अब यौगिक क्या है मैं पीछे के वीडियो में अच्छे से समझा चुका हूं, मैं समझता हूं आप देख कर आए होंगे, इसलिए मैं यहां से अब स्टार्ट कर रहा हूं। तो किसी भी यौगिक का गुण, जो मान लीजिए जल एक यौगिक है, उसके अवयवी तत्व मतलब जिस तत्व से मिलकर बना है उनके गुण से भिन्न हो जाता है। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर जल बनता है। देखते हैं कि हाइड्रोजन खुद जलती है, जैसे ही आग के पास ले जाएंगे खुद जल जाएगा। ऑक्सीजन जलने में मदद करती है, समझ में आया? बिना ऑक्सीजन के कोई चीज नहीं जलेगी। तो हाइड्रोजन खुद जल जाती है, यह जलने में मदद करती है। लेकिन जब जल के बारे में हम देखेंगे तो यह बुझाने में, आग बुझाने में काम आती है, बिल्कुल इन लोगों के विपरीत। यानी कि कोई भी यौगिक का गुण उसके अवयवी तत्वों के गुण से बिल्कुल भिन्न होता है। यही पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा है। अगला पॉइंट था कि किसी यौगिक के बनने में, कोई भी यौगिक बने, जैसे जल का ही एग्जाम्पल हम लोगों ने लिया है, किसी यौगिक के बनने में ऊष्मा या प्रकाश के रूप में ऊर्जा का प्रायः उत्सर्जन होता है या अवशोषण होता है। मतलब कि कोई भी यौगिक बने या तो ऊर्जा उसमें लगेगी या ऊर्जा निकलेगी, या तो अवशोषण होगा या उत्सर्जन होगा। समझ में आए? जैसे H2O में H2 और O2 है, ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब है तो यह तब तक मिलकर जल नहीं बनेगा जब तक कि इसमें विद्युत चिनगारी ना दिया जाए, यानी कि विद्युत ना दिया जाए, करंट ना पास किया जाए। यानी कि जैसे ही देख रहे हैं करंट के रूप में इसमें एनर्जी दी जा रही है, यानी कि एनर्जी का अवशोषण हो रहा है, ऊर्जा का अवशोषण हो रहा है और अवशोषण के फलस्वरूप जल बनता है, ठीक है। और ऐसे ही हम लोग चूना के संबंध में जब देखेंगे तो उसके फलस्वरूप हमारे एनर्जी भी निकलती है, ठीक है, उस यौगिक में। तो ऐसे बहुत सारे यौगिक है जिनमें ऊर्जा का उत्सर्जन होता है और या ऊर्जा का अवशोषण होता है। अब आज के टॉपिक पे हम देखेंगे, आज का टॉपिक हमारा था मिश्रण, ठीक है। और मिश्रण हम लोग बहुत शानदार से लेके चलेंगे। अब देखिए मिश्रण क्या है। सबसे पहले मिश्रण क्या होता है, तो मिश्रण होता है जब हम 2 से अधिक तत्व मिला दें या यौगिक को मिला दें तो मिश्रण बनता है। मिश्रण कहा जाता है कि किसी भी अनुपात में मिला दीजिए, जैसे बालू, पत्थर, सीमेंट, ईंट, कोई भी अनुपात में आप मिला दीजिए, मिक्स कर दीजिए, उसे मिक्सचर कहेंगे। मतलब आपको निश्चित अनुपात पता ही नहीं है कि यह कितनी मात्रा में है, बदलता घटता रह सकता है, बहुत समझ में आए? जैसे जल है H2O, तो वो फिक्स है कि जल का H2O ही होता है, वह बदले H3O कह देंगे और बोलेंगे क्या जल हो सकता है, तो आप बोलेंगे नहीं, जल का तो H2O होता है। वैसे ही लेकिन मिश्रण बदलता घटता रहता है। अब मिश्रण का डिफिनेशन आप देखेंगे कि मिश्रण वह पदार्थ है जो 2 या 2 से अधिक तत्व या यौगिकों को किसी भी अनुपात में परस्पर मिला देने से बनता है। समझ में आए? क्या मैंने बोला? मिश्रण वह पदार्थ है जो 2 या 2 से अधिक तत्वों को या यौगिक को किसी भी अनुपात में, निश्चित अनुपात नहीं है, मिला देने से बनता है। और इसके अवयवों को, मतलब जो जो चीज इसमें मिलकर बना है, सरल यांत्रिक विधि द्वारा अलग किया जा सकता है, सॉरी, ठीक है, सरल यांत्रिक विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए कि हम लोग अगर बालू
और एक ईंट का टुकड़ा रखे हुए हैं, तो चुपचाप आराम से आप ईंट को निकाल सकते हैं, बालू अलग हो जाएगा। यानी कि सरल कुछ विधि द्वारा उसे अलग किया जा सकता है। अब एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे कि जैसे वायु है, आप अच्छे से जानते हैं कि वायु एक मिश्रण है। क्यों? क्योंकि इसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, बहुत सारी गैसें मिली रहती है और किसी भी अनुपात में मिली रहती है, इसका फिक्स अनुपात नहीं रहता है, इसलिए वायु एक मिश्रण है। बारूद एक मिश्रण है। क्यों? क्योंकि बारूद जो होता है सोरा, याद कर लीजिएगा बारूद किसका मिश्रण है? बारूद जो होता है सोरा, गंधक और कोयले का मिश्रण होता है, ठीक है। और किसी भी अनुपात में मिलाने से यह बनता है। सोरा को पोटेशियम नाइट्रेट भी कहते हैं, KNO3। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सोरा का नाम क्या है? KNO3। पोटेशियम नाइट्रेट को हम लोग सोरा कहते हैं। और सोरा जो है, बारूद जो है, सोरा, गंधक और कोयला से बनता है। गंधक को सल्फर भी कहते हैं। इस्पात क्या है? और इस्पात जो है वह लोहा, कार्बन तथा अल्प मात्रा में निकेल, क्रोमियम, मैग्नीज, वेनेडियम, यह सबसे मिलकर बना होता है। यानी कि देख रहे हैं आप कि इस्पात भी जो है वह 2 या 2 से अधिक तत्व या यौगिक से मिलकर बना है। समझ में आ गया? और किसी भी अनुपात में मिलाने से बना है, इसलिए इस्पात एक मिश्रण है। बारूद एक मिश्रण है, वायु एक मिश्रण है। अब मिश्रण का गुण आप लोग देखेंगे कि मिश्रण का गुण क्या होता है भाई। तो मिश्रण का गुण हम लोग जैसे ही देखेंगे, पहला पॉइंट मैंने लिखा है कि मिश्रण जो होता है समांग या विषमांग हो सकता है। समझ में? अब समांग कहने का मतलब कि सभी अंग इसके समान भी हो सकते हैं मिलाने पर, या सभी अंग अलग अलग भी हो सकते हैं। जैसे आप अच्छे से इसका एग्जाम्पल से समझ पाएंगे, मैंने समांग का उदाहरण लिया है कि मिश्रण समांग कैसे हो सकता है। जब हम लोग जल में चीनी का विलयन लेते हैं, अब बताइए कि जल में मान लीजिए चीनी का विलयन है, अब आपके सामने लाया जाए, आप जानते नहीं है कितना मिलाया गया, अब आप बता सकते हैं कि जल में कितना चीनी मिलाया गया है? यानी कि उसका निश्चित अनुपात नहीं होता है, वह किसी भी अनुपात में मिलाया जा सकता है। कभी कोई 1 kg भी डाल सकता है, कोई 10 ग्राम भी डाल सकता है, कोई भी अनुपात में डाला जा सकता है। विलियन सभी को बोलते हैं, समझ में? यानी कि इसका निश्चित अनुपात नहीं होता है, यह बदलता घटता रहता है। तो जल में चीनी का विलियन, और आप जब देखेंगे कि जल है यहाँ पे और जल में जब चीनी घोला गया है, तो आप देखेंगे कि सभी अंग समान है। यहाँ से निकालिए, यहाँ से निकालिए, यहाँ से निकालिए, ये यहाँ से निकालिए, कहीं से 1 चम्मच निकालिए, सभी अंग में समान रूप से मिला हुआ है। यानी कि यह मिश्रण तो है, लेकिन कैसा है? समांग मिश्रण है। तो ऐसे ही मिश्रण जो है समांग भी हो सकता है, विषमांग भी हो सकता है। एल्कोहल में जल मिलाने पर, जब हम लोग एल्कोहल में जल मिलाते हैं तो अच्छे से घुल जाता है। इसका एग्जाम्पल है छोटा सा, जब हम लोग शराब में जल मिलाते हैं तो देखेंगे कि अच्छे से पूरा घुल जाता है, ये नहीं होता है कि अलग अलग। समझ में आया? तो क्या होता है कि एल्कोहल में जल मिलाने पर समान रूप से मिल जाता है। अब वायु जो है समांग मिश्रण ही है। कैसे? क्योंकि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड आदि गैस का समांग मिश्रण है, समान रूप से मिश्रण है। ऐसा नहीं है कि यहाँ केवल नाइट्रोजन है, मतलब वायु यहाँ पे है, मैंने बोल दिया वायु, तो आप अच्छे से बता सकते हैं कि यहाँ पे सभी मिलकर होगा। समझ में? हमारे वायुमंडल में, यानी कि वायु में सभी अंग समान रूप से मिल चुके हैं, अतः वायु एक समांग मिश्रण है। अब देखेंगे कि विषमांग मिश्रण क्या है भाई? तो विषमांग मिश्रण कहने का ही मतलब है कि अलग अलग। समझ में आ गया? जैसे बालू और साधारण नमक का मिश्रण, बालू और उसमें नमक मिला दिया गया, तो आप देखेंगे कि अच्छे से आप अगर उसको ऊपर से देखें, माइक्रोस्कोप से भी देखेंगे या अपने नग्न आंखों से भी देखेंगे, तो आपको अच्छे से दिख जाएगा कि यह बालू है, यह नमक का कण है, मतलब अलग अलग कण इसके दिखाई देंगे, तो इसे विषमांग मिश्रण कहेंगे। और जो हमें एक जैसा मिला हुआ दिखाई देगा उसे हम समांग मिश्रण कहेंगे। जैसे तेल और जल का मिश्रण, आप अच्छे से समझ सकते हैं कि ऊपर तेल आ गया और जल नीचे बैठ गया है। समझ में आ गया? तो इस प्रकार के मिश्रण को हम लोग विषमांग मिश्रण कहते हैं। उम्मीद है आप लोग को मिश्रण, समांग और विषमांग अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला पॉइंट मिश्रण का, कि मिश्रण के अवयवों को छानना, वाष्पन, ऊर्ध्वपातन और चुंबकीय पृथक्करण आदि भौतिक विधि द्वारा अलग अलग किया जा सकता है। मैंने क्या बोला कि जो मिश्रण है उसको छानना विधि से छान कर अलग किया जा सकता है। जैसे अगर मान लीजिए कि बालू का कण है, समझ में, या कंकड़ का बड़ा बड़ा कण है और उसमें मिट्टी पानी है, तो आप क्या करेंगे कि छान कर कण को अलग कर सकते हैं।
तो यहाँ छानना विधि द्वारा भी मिश्रण को अलग किया जाता है। वाष्पन विधि द्वारा भी, जैसे पानी में चीनी मिला हुआ है तो आप वाष्पित करेंगे तो जल वाष्पित हो जाएगा और चीनी नीचे बच जाएगा, यानी वाष्पन विधि द्वारा भी मिश्रण को अलग करते हैं। ऊर्ध्वपातन से भी अलग करते हैं, मतलब वैसा चीज मिल गया है जैसे कपूर मिल गया है मान लीजिए बालू में, अब आपको अलग करना है तो आप गर्म कर देंगे, कपूर उड़ जाएगा, यानी ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा भी आप मिश्रण को अलग कर सकते हैं। और चुंबकीय पृथक्करण, मान लीजिए कि लोहा का छोटा छोटा कण बालू में मिल गया, आप चुंबक लाएंगे और लोहे के कण को आप उसमें सटाकर निकाल सकते हैं, यानी कि चुंबकीय पृथक्करण विधि द्वारा भी अलग किया जाता है मिश्रण को। तो छानना, वाष्पन, ऊर्ध्वपातन और चुंबकीय पृथक्करण आदि भौतिक विधि द्वारा अलग अलग किया जा सकता है। समझ में आ गया? जैसे लोहे का चूर्ण और गंधक का चूर्ण है, इसके मान लीजिए इसका मिक्सचर मैंने कर दिया, लोहा का चूर्ण मिलाया है और गंधक यानी कि सल्फर का चूर्ण मिलाया है और दोनों को मिक्स करके रख दिया और इसके पास एक चुंबक लाया। जैसे ही इसके पास एक चुंबक लाने पर क्या हो जाता है कि लोहा चुंबक में सटकर लोहा अलग हो जाता है, पृथक मतलब अलग हो जाता है लोहा, और गंधक अलग हो जाता है। समझ में आ गया? अब अगला एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे, कार्बन डाइसल्फाइड। जैसे ही लोहा और गंधक का मान लीजिए ये मिश्रण है, समझ में आ गया, फिर इसमें से आपको बोला जाएगा कि आप गंधक को हटाइए, तो इसको हटाने के लिए क्या करेंगे कि कार्बन डाइसल्फाइड दोनों के मिश्रण मिलाएंगे, तो कार्बन डाइसल्फाइड में गंधक जो होता है वह घुल जाता है, प्रवृत्ति होती है घुलने की, तो गंधक कार्बन डाइसल्फाइड में घुल जाएगा और घुल कर क्या होगा कि कार्बन डाइसल्फाइड को हम बाहर करेंगे तो लोहा बाहर हो जाएगा, कार्बन डाइसल्फाइड जो है बाहर हो जाएगा। समझ में आ गया? अब हम लोग देखेंगे कि अगला पॉइंट कि मिश्रण के बनने में प्रायः ऊर्जा का न तो उत्सर्जन होता है और न ही अवशोषण होता है। यौगिक में मैंने अभी पढ़ाया है कि यौगिक में ऊर्जा का उत्सर्जन भी होता है और अवशोषण भी हो सकता है, या तो उत्सर्जन हो सकता है या अवशोषण हो सकता है, लेकिन मिश्रण अगर बनेगा तो ऊर्जा का प्रायः ना उत्सर्जन होता है और ना अवशोषण। जैसे चीनी और बालू मिलाइए तो क्या आप देखेंगे कि ऊर्जा का उत्सर्जन हो रहा है, ऊर्जा निकल रहा है, या ऊर्जा का अवशोषण हो रहा है? नहीं। चीनी तो कभी भी मिल सकता है, चीनी और बालू ऐसे ही मिला देंगे, ऊर्जा उसमें लगेगा नहीं, ना ऊर्जा निकलेगा। तो ऐसे हम देख रहे हैं कि ऊर्जा का ना उत्सर्जन होता है ना अवशोषण होता है। अगला पॉइंट, मिश्रण का जो संघटन होता है, मिला हुआ होता है, निश्चित नहीं होता है। मिश्रण का जो संघटन होता है निश्चित नहीं होता है, मतलब किसी भी अनुपात में मिला रहता है। समझ में आ गया? कोई भी अनुपात में मिला रह सकता है, यह इसका संघटन निश्चित नहीं होता है। मैंने यह पॉइंट आगे क्लियर कर दिया है। अगला पॉइंट मैं देखूंगा कि मिश्रण के द्रवणांक, क्वथनांक आदि निश्चित नहीं होते हैं। समझ में आ गया? द्रवणांक, क्वथनांक निश्चित नहीं होते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने क्या बोला, मान लीजिए कि यहाँ पे मैंने बालू रखा है, बालू पूरा रखा है, और मान लीजिए पूरा इसमें मिट्टी का कण डाल दिया, मिट्टी 5 ग्राम डाला मिट्टी। समझ में? तो इसको उबालेंगे तो थोड़ा ज़्यादा तो लगेगा ही, मैं मानता हूँ, लेकिन अगर फिर बालू में 10 केजी डाल दिया जाए, बढ़ा दिया जाए मिश्रण, ये भी तो मिश्रण ही है, तो अब बताइए क्या दोनों में इसका उबलने का ताप और गलने का ताप दोनों बराबर होगा? बढ़ जाएगा, घट जाएगा ना? समझ में आया ना? बढ़ जाएगा, यानी कि इसका द्रवणांक, क्वथनांक निश्चित नहीं होता है, यह बढ़ता घटता रहता है। समझ में आ गया? अगला पॉइंट, मिश्रण के बनने में कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती, बिना रासायनिक अभिक्रिया के मिलाया जा सकता है। जैसे बालू और चीनी आप लेके घर पे भी ऐसे मिला सकते हैं, इनमें कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है। समझ में आ गया? जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन था, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को आप ऐसे ही नहीं मिला सकते हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को प्रयोगशाला में अच्छे से मिलाया जाता है, जब विद्युत उसमें पास कराया जाता है तब जल बनता है, तो वह रासायनिक अभिक्रिया हो गई जो हम लोग घर पे सरल विधि द्वारा नहीं कर सकते हैं। और यह जो रासायनिक अभिक्रिया इसमें नहीं लगती है मिश्रण में, आप ऐसे ही भौतिक विधि द्वारा इसे आराम से मिला सकते हैं। समझ में आ गया? तो अगला पॉइंट हम लोग अच्छे से क्लियर करेंगे कि मिश्रण के प्रकार। अब मिश्रण के प्रकार कौन कौन से होते हैं, आइए देखते हैं कैसे कैसा मिश्रण हो सकता है। तो आप जानते हैं कि मिश्रण या तो ठोस ठोस मिलकर हो सकता है, जैसे चीनी और बालू। मान लीजिए चीनी और बालू मिला दिए, यह मिश्रण है, तो यह भी ठोस है, यह भी ठोस है, यानी कि ठोस और ठोस मिलकर बना है, यानी कि ठोस ठोस का मिश्रण हो सकता है। जैसे NaCl, नमक और अमोनियम क्लोराइड दोनों मिला दिए गए, दोनों ठोस है, ठोस ठोस का मिश्रण हो गया।
अब दूसरा होता है ठोस द्रव का भी मिश्रण होता है, जैसे ठोस हो गया नमक और द्रव हो गया जल, यानी कि ठोस और द्रव का मिश्रण है। तो ऐसे ही मिश्रण होता है, कोई ठोस ठोस का मिश्रण होता है, कोई ठोस द्रव का मिश्रण हो जाएगा, कोई ठोस गैस का मिश्रण हो जाएगा। ठोस गैस का मिश्रण कौन सा है? जैसे मिट्टी के कण में बीच में आप जानते हैं कि थोड़ा थोड़ा स्पेस रहता है, बीच में जगह रहता है, उसमें वायु मिल जाती है, यानी आप देखेंगे कि मिट्टी तो ठोस है और ठोस में गैस आकर मिल गया है, तो यानी ठोस में गैस का भी मिश्रण होता है। द्रव में गैस का मिश्रण, अब आप देखेंगे ध्यान से कि द्रव में गैस का मिश्रण कैसे होता है। तो द्रव में गैस का मिश्रण जो होता है वह क्या होता है कि यहाँ पे जल है और जल में आप जानते हैं गैस मिला हुआ है, जैसे जल में ऑक्सीजन मिला हुआ है, तो आप देखेंगे कि जल में ऑक्सीजन मिला हुआ है, तो यहाँ द्रव में गैस का मिश्रण है। समझ में आ गया? अब हम देखेंगे गैस गैस का मिश्रण। गैस गैस का मिश्रण कैसा होता है भाई? जैसे वायु में कई गैसें मिली रहती है, तो आप जानते हैं कि गैस गैस आपस में बहुत मिला हुआ है, जैसे यहाँ वायु है तो इसमें ऑक्सीजन भी मिला हुआ है, नाइट्रोजन भी मिला हुआ है, यानी कि गैस गैस आपस में सब मिला हुआ है। समझ में आ गया? द्रव द्रव का मिश्रण, और यह तो बहुत आसान है, जैसे जल में एल्कोहल डाल दिए या एल्कोहल में जल डाले, जल में तेल डाले, तो यह सब द्रव द्रव है, द्रव द्रव का मिश्रण है। तो आप अच्छे से देख लिए, फिर से एक बार रिवीजन करा दो। ठोस ठोस का मिश्रण, चीनी बालू दोनों ठोस है। ठोस द्रव जैसे नमक में जल, ठोस द्रव। ठोस गैस जैसे मिट्टी में वायु, ठोस और गैस हो गया यह। द्रव गैस जैसे जल में गैस, जैसे ऑक्सीजन होता है जल में, और या जल में कोई भी गैस मिल जाती है, जैसे हाइड्रोजन या कोई भी थोड़ी थोड़ी गैस मिल सकती है। गैस में गैस का मिश्रण जैसे वायु के कई गैस आपस में मिले रहते हैं। द्रव द्रव का मिश्रण जैसे जल एल्कोहल आपस में मिला है, जल तेल आपस में मिला है, तो यह द्रव द्रव का मिश्रण हो गया। अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे कि मिश्रण के कुछ उदाहरण देखेंगे कि मिश्रण का जो उदाहरण हम लोग थोड़ा एग्जाम में कंफ्यूज हो सकते हैं कि यह मिश्रण है कि क्या है, उसका उदाहरण कुछ देख लिए। जैसे दूध है, तो मैंने एक पहले का पार्ट में भी चैप्टर 1 में भी बताया था आपको कि दूध जो होता है मिश्रण होता है, क्योंकि दूध में जल, वसा, प्रोटीन आदि सब मिला होता है। समझ में आ गया? यानी कि दूध जो होता है शुद्ध पदार्थ नहीं है, इसमें मिला हुआ है, यानी कि यह मिश्रण है, बहुत सी चीज से मिलकर बना हुआ है। स्याही, स्याही भी एक मिश्रण है, जैसे जल में एक रंग मिलाएंगे या एक से अधिक रंग मिलाएंगे तो स्याही बनता है, तो स्याही भी एक प्रकार का मिश्रण है, इसका अनुपात निश्चित नहीं होता है स्याही का। मृदु पेय, मृदु पेय मतलब सॉफ्ट ड्रिंक, जो आप कोल्ड ड्रिंक या सब पीते हैं उसे मृदु पेय बोलते हैं, जैसे सोडा वाटर। इसमें यह समांग मिश्रण है, समान रूप से मिला रहता है, आपको पता चलता है, आप पीते हैं तो कहाँ पे कौन सा चीज है, सबका टेस्ट एक जैसा लगता है, यानी कि समान रूप से मिला हुआ है, तो मृदु पेय समांग मिश्रण है। टिंचर आयोडीन क्या होता है? बहुत लोग एग्जाम में क्वेश्चन में पूछता है टिंचर आयोडीन कैसे बनता है। तो टिंचर आयोडीन जो है वह आयोडीन लगा है तो आयोडीन से तो बनेगा ही। आयोडीन प्लस एथेनॉल जब मिलता है, जिसे एथिल एल्कोहल भी कहते हैं, तो आयोडीन और एथेनॉल से मिलकर बनता है टिंचर आयोडीन। तो आयोडीन और एथेनॉल से मिलकर बनता है टिंचर आयोडीन, और यह क्या होता है? समांग मिश्रण होता है, सभी अंग इसके समान रूप से मिले होते हैं, अलग अलग नहीं होते हैं। यह टिंचर आयोडीन समांग मिश्रण। आपसे क्वेश्चन अगर पूछ दिया कि बताइए टिंचर आयोडीन विषमांग मिश्रण है कि समांग मिश्रण है, तो आप बोलेंगे कि टिंचर आयोडीन समांग मिश्रण है, और यह आयोडीन और एथेनॉल से मिलकर बना होता है, और जिसे एथिल एल्कोहल भी कहते हैं एथेनॉल को। अब मिश्र धातु, मिश्र धातु भी मिश्रण है। कैसे कैसे? क्योंकि मिश्र धातु जो होती है धातु और धातु से मिलकर बनती है, या धातु और अधातु से मिलकर बनती है। मेटल मेटल से मिलकर बनेगा या मेटल नॉन मेटल से मिलकर बनेगा, इसे मिश्र धातु कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल पीतल जो है, पीतल हमारा मिश्र धातु है, क्यों? क्योंकि यह कॉपर और जस्ता से मिलकर बना है। समझ में आ गया? कॉपर और जिंक से मिलकर बना है, इसे जिंक कहते हैं और हिंदी में जस्ता भी कहते हैं। तो पीतल जो है कॉपर और जिंक से मिलकर बना है, दो धातु से मिलकर बना है, इसलिए यह मिश्र धातु है, जिसे इंग्लिश में एलॉय भी कहते हैं मिश्र धातु को। समझ में आ गया? तो अब आज हम लोगों ने मिश्रण कंप्लीट किया, कल अगला टॉपिक कंप्लीट करेंगे। मुझे उम्मीद है आप लोगों को बहुत वीडियो पसंद आ रही होगी। प्लीज अगर पसंद आ रही है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आप कमेंट में जरूर राय दें कि आपको और किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। मैं इसके लिए एक्स्ट्रा वीडियो भी बनाऊंगा आपके लिए, ताकि आपको पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। अगर मेरा यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरी सारी वीडियो आप लोग ज़रूर देखें। बहुत बहुत धन्यवाद।